बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो हमारा मौजू है आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं वो है कि ज़मीन की रजिस्ट्री जो है वो कैसे करवाई जाए। ख़ास तौर पर जो नए नए सोसाइटीज़ मुख्तलिफ शहरों में बन रही हैं, उसके अलावा हमारी LDA लॉ डिपार्टमेंट अथॉरिटी है, और उसके अलावा यहाँ पर ट्रांसफर कैसे करवाया जाता है। ज़मीन के मामले में जो ज़मीन का लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। इसमें कुछ जो है वो कंट्रैक्ट एक्ट भी रीड किए जा सकते हैं। सबसे पहले आप एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्पटर कहते हैं, कहा जाता है, जो लीगल लैंग्वेज में ये प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद इसको इंग्लिश में कहा जाता है परचेजर शुड बी विजिलेंट, और उर्दू में इसे कहा जाता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि घरों के बाद लिखा होता है कि मुश्तरी होशियार बाश। ये मुश्तरी जो परचेजर को कहा जाता है, होशियार बाश होने का मतलब है शुड बी विजिलेंट। विजिलेंट क्या का मतलब क्या होता है? आप जमीन खरीद रहे हैं, जमीन खरीदने से पहले आपकी जिम्मेदारी है आप जिस जमीन को खरीद रहे हैं आप उसकी जो है प्रॉपर पहले से वेरिफिकेशन करें। और इसमें जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं उस जमीन का मालिक वो है कि नहीं है। इसके अलावा कोई मुख्तार खास या मुख्तार आम जो है अगर है तो उसकी भी वेरिफिकेशन आप करवाएं। और अब ये वेरिफिकेशन कहाँ से होगी? अगर किसी शख्स की ज़मीन की रजिस्ट्री जो है आप देखना चाहते हैं और आपको अपने वो इंतकाल भी देखना चाहते हैं आप मुतलका पटवारी से जाकर, बल्कि आप तो अब तो जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बन चुकी है, कंप्यूटराइज्ड सारा सिस्टम हो चुका है। अब उसमें पटवारी से भी जान छूट चुकी है काफ़ी एरियाज में। अब तो काम आसान है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक करने के लिए जो वेबसाइट है वो punjabzamin.gov है .pk पर जाकर इस तरह ज़मीन खरीदने से पहले आप देखें जो ज़मीन बेच रहा है क्या वही शख्स मालिक है। अगर वो मालिक है, मालिक नहीं है, कोई मुख्तार आम आपको दिखा रहा है या खास दिखा रहा है, और ये भी आप चेक कर सकते हैं कि उसका खारे मुख्तार या खारे खास जो है वो कैंसिल तो नहीं हो चुका, यानी जो है अब्दल तो नहीं हो चुका। हम अब्दुल नामा के इसे कहते हैं। अगर इसकी डील जो है वो कैंसिल हो चुकी है तो फिर भी आप को जो सेल कर देता है तो कल को आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसके लिए बेहतर यही कि आप जमीन की रजिस्ट्री करवाने से पहले वेरिफिकेशन करवाएं। उससे उससे फिर आप जो है टोकन बयाना वो कर सकते हैं। ये करने के बाद इसके अलावा आप जाकर पटवार खाने लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जाकर वहां पर उस शख्स की ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं जिससे आप जमीन जो है वो खरीद रहे हैं। क्या ये शख्स इस जमीन का मालिक है, इसके नाम इंतकाल चढ़ा हुआ है या नहीं। अगर इस शख्स के नाम कोई फर्द निकल आती है तो इसका मतलब है वो जमीन जो है उसका वो मालिक है और आप उससे खरीद सकते हैं। अगर उसके नाम जो है फर्द नहीं निकलती तो इसका मतलब है कि वो आपसे चीटिंग कर रहा है। दूसरी बात, इसका तरीकाकार क्या होता है? आप नाम कैसे रजिस्ट्री जो है वो करवा सकते हैं। रजिस्ट्री करवाने के लिए जो सेलर होगा वो एक फर्द जो है आपको प्रोवाइड करेगा। फर्द जो होती है वो जो है मिसल में आदि होती है जब वो डेटा ऑफ इशू से 6 माह जो है पहले वैलिड होती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो रजिस्ट्री करवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उस फर्द के ऊपर कितने खाते दरान है, वो मुश्तरका खाता है, सालिम खाता है या उसका अपना अकेला हिस्सा है। मुश्तरका या सालिम खाता है तो उसमें उसका देखा जाएगा कि उसका हिस्सा जो है वो कितना है, उसकी हिस्से की जमीन जो है वो कितनी आती है। आप उसमें जो है 5 मरले या उससे 10 मरले खरीद रहे हैं तो इसकी मिकदार जितने हिस्से बनती है 5 मरले वो उसमें लिखी होगी। इसके अलावा मौके पर जहां आप खरीद रहे हैं, प्लाट खरीदना
खरीदने तो फर्द के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि मौके पर प्लाट मौजूद है। अगर घर बना हुआ है तो कितनी कंस्ट्रक्शन उस पे ऊपर हुई है वो भी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि जब रजिस्ट्री करवाई जाती है तो रजिस्ट्री के वक्त उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो होल्डिंग टैक्स जो उसके ऊपर हम देते हैं, उसमें वो कवर एरिया जो होता है वो भी शामिल किया जाता है। डीसी रेट के साथ साथ जो कवर एरिया की वैल्यू होती है वो भी उसमें लिखी जाती है। इसलिए फर्द के ऊपर ये क्लियर होना चाहिए कि अगर प्लाट की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो फिर आपको जो है वो कवर एरिया की फीस हम क्यों दें। अगर कवर्ड एरिया ऑलरेडी है, यानी आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, फिर गवर्नमेंट से आप चीटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि बाद में जाकर उसमें काफी जो है लिटिगेशन आ जाती है, बाज़ एक्साइज वाले आपको जो है पेनल्टी डाल देते हैं। तो 10-12 हज़ार बचाने के लिए या इससे ज्यादा रकम जो बचाने के लिए उस टाइम आप रिस्क ले रहे होते हैं, बाद में ये मामला लिटिगेशन में चले जाते हैं, बजाय इसके कि आपकी रजिस्ट्री पर एलिगेशन लगे। इससे बेहतर है आप गवर्नमेंट की फीस जो है वो पूरी अदा कर दें। इसके अलावा आपकी एक टीएमए की जो फीस होती है, जो लोकल जिली कौंसल में कौंसल की फीस होती है, जिस तरह कसूर में एक जिली कौंसल फीस है अलहदा से, लाहौर में टीएमए फीस होती है। इसके अलावा इसमें एक होल्डिंग टैक्स होता है, जो शख्स फाइलर है उसके लिए 1% होता है, जो फाइलर नहीं होता उसके लिए 2% होता है। इसी तरह एक गेन टैक्स होता है। गेन टैक्स वो होता है वो परचेजर ने पे नहीं करना होता, बल्कि जो उसको बेच रहा होता है उसने इसको अदा करना होता है। लेकिन बाज का तो ये बताया नहीं जाता कि जो ये टैक्स है वो परचेजर ने देना है या सेलर ने अदा करना है। इसमें कैटेगरी होती है, अगर वो 5 साल के अंदर अंदर उसको बेचता है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, 2 साल के अंदर बेचता है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। इसी तरह की अगर आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो एक अच्छे वकील को करवाएं, ताकि वो आपके सारे जो है लीगल डेरामीटर्स हैं उसको फुलफिल करे और आपकी जो रजिस्ट्री है वो अच्छे तरीके से करवाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो की समझ आई होगी, और मैंने पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट को आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आपको चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो मिलती रहे। मुझे दे इजाजत, और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें।